Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine. My name is Junaid Nawaz and I welcome you to my YouTube channel Cam Viewpoint. आज हम टेस्ट नंबर 14 की डिस्कशन करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज रिलेटिवली। स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होता है? ऑप्शन है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वेरी वीक एसिड। क्योंकि बेस जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग है तो उसका फिर कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो होगा वेरी वीक। यानी ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। ठीक है, तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो उसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा? वो टूवर्ड्स राइट होगा, जबकि वीक एसिड्स के लिए जो इक्विलिब्रियम होगा वो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हेन Kc वैल्यू इज स्मॉल द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? ऑप्शन है टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, remains unchanged and none of these। अब Kc वैल्यू जो है बेसिकली ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में और रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में बताती है। ठीक है, Kc बेसिकली क्या है? ये रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो किस तरफ होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये ज़रा देखिएगा, हमारे पास अगर के लार्ज है 1 से, ठीक है, इक्विलिब्रियम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट्स, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी राइट साइड पे। अगर के की वैल्यू 1 से लेस है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, वाटर एंड अमोनिया। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो एज अ एसिड भी और एज अ बेस भी रिएक्ट कर सके। ठीक है, सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो है ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो इस वजह से ये एम्फोटेरिक नहीं है। बाकियों की बात करें तो ये जो कार्बोनेट आयन है तो ये H दे भी सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, वाटर भी H दे भी सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अमोनिया भी H जो है वो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेशियो ऑफ Kc टू Kp फॉर द रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन ये अमोनिया सिंथेसिस का रिएक्शन है, तो इसमें Kc से Kc रेशियो Kp बताना है। हमारे पास ऑप्शन में 1 है और RT पावर हाफ, RT पावर स्क्वायर और RT इन्वर्स में है 1/2। सो इसका हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, Kc से और Kp बेसिकली जो फार्मूला है, Kp जो है वो इक्वल होता है Kc इंटू RT डेल्टा N, और डेल्टा N की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन का करेक्ट आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास डेल्टा N क्या आ रहा है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, तो आंसर आता है -2। और हमारे पास रिलेशन जो है वो है Kp इज इक्वल टू KcRT डेल्टा N। तो डेल्टा N की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, रेशियो के हिसाब से वो आता है RT स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन नॉट एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। ऑप्शन है हमारे पास एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, कार्बोनिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, HCl प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इनमें से बफर सॉल्यूशन के तौर पे कौन एक्ट नहीं कर सकता? बफर सॉल्यूशन जो है किस पे मुश्तमिल होता है? ये या तो वीक एसिड
एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर वीक बेस विद इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है डी ऑप्शन। डी में क्या है कि डी में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका साल्ट जो है वो भी विद स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो मिक्सर होना चाहिए वीक एसिड और उसके साल्ट का विद स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस एंड अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के सी, कौन सा फैक्टर इस पे को इफेक्ट करता है? ऑप्शन है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम। सो इसका करेक्ट आंसर है चेंज इन टेम्परेचर। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें, the equilibrium constant is not changed by changing the concentration of the reactant or by changing pressure. It is also not affected by a change in the amount of catalyst. ठीक है, कैटलिस्ट का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, द ओनली थिंग सिर्फ जो है टेम्परेचर ही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिससे इफेक्ट होता है। The resultant effect depends on whether the given reaction is exothermic or endothermic. अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, टेम्परेचर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी इज गिवन बाय। रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, के सी इज इक्वल टू के पी इंटू पी डेल्टा एन। के सी इज इक्वल टू के पी इंटू पी ओवर एन इंटू पार डेल्टा एन, और के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ रिलेशन है कि ये रिलेशन आया कैसे। हम के सी का जो लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, और पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी हमारे पास आइडियल गैस लॉ है। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास ये मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब के पी क्या है कि ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर गैसेस के लिए हम पार्शियल प्रेशर जो है उनको कंसंट्रेशन के तौर पे लेते हैं। ठीक है, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे एन ओवर वी जो है ये क्या होगा, ये सभी में कॉमन है, और इस तरह हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो क्या है, के पी इज इक्वल टू के सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्वस सोल्यूशन हैज़ हाईएस्ट पीएच। ऑप्शन है 0.1 मोलर NaOH, 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 0.1 मोलर HCl है, और 0.2 मोलर HNO3। तो इसमें बताना है कि किस सोल्यूशन की पीएच हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 0.1 मोलर NaOH। NaOH बेसिकली बेस है। ठीक है, तो अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो तो वहाँ से आपने क्या करना है, क्योंकि NaOH है तो यहाँ से हम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमें मालूम होगी तो क्या होगा, हम वहाँ से पीओएच फाइंड करेंगे और उसके बाद 14 में से माइनस कर देंगे पीओएच की वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगी पीएच। ये ज़रा देखिएगा, ये फार्मूला है पीएच का, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन एंड पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच नेगेटिव आयन। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, तो इसका मतलब है हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, 0.1 मोल। अब यही हम क्या करते हैं, पीओएच फाइंड करने के लिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 14 में से हमने पीओएच की वैल्यू को फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 13। ठीक है, जबकि बाकी जितने भी सोल्यूशन हैं उनकी हम पीएच फाइंड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी आई, 0.69, HCl की 1 और HNO3 की 0.69। तो सबसे हाईएस्ट जो पीएच है वो किसकी है, वो है NaOH की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पीएच ऑफ अ बफर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। ऑप्शन है मोसलेस इक्वेशन, एंडरसन्स इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन और बोर्स इक्वेशन। तो
pH of a buffer can be calculated by using Anderson's equation. यहाँ जरा देखिएगा pH का फॉर्मूला क्या है, pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड, और अगर pOH फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है pKb प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच साल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन विद अ pH ग्रेटर देन 7। ठीक है, कौन सा साल्ट है जिसको वाटर में डिजॉल्व करने से pH जो है वो 7 से ज़्यादा आती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है NaCl, CuSO4, Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के कॉपर सल्फेट है और सोडियम कार्बोनेट है और अमोनियम क्लोराइड, तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जितने भी कार्बोनेट्स हैं या बाई कार्बोनेट्स हैं ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और बेसिक होने की वजह से इनकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। लाइक पोटाशियम कार्बोनेट हो जाए या सोडियम कार्बोनेट, तो इनके सोल्यूशन में क्या होगा, जब इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये आयोनाइज होंगे। ठीक है, आयोनाइज होने के नतीजे में स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होगा और वीक एसिड। वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आयोनाइज होकर OH नेगेटिव आयंस की कंसनट्रेशन को बढ़ा देगा। इस वजह से कार्बोनेट्स हो या बाई कार्बोनेट्स हो, इनके सोल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द pH ऑफ 10⁻⁴ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो pH फाइंड करनी है, ऑप्शन हमारे पास हैं 4.5, 6.4, 7.5, 10.3। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 10.3। अब ये ज़रा देखें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन इक्वेशन है हमारे पास जो है वो कितनी कंसनट्रेशन थी, 10⁻⁴। ठीक है, जब हम इसकी pOH फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आती है 3.7। और 3.7 को हम माइनस कर दें 14 में से, तो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 10.3। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बाय एडिंग अमोनियम क्लोराइड टू अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर द आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट से। तो जब कॉमन आयन ऐड होता है तो आयनाइजेशन जो है वो डिक्रीज होती है। आप आंसर है डिक्रीजेस। ठीक है, so the dissociation of ammonium hydroxide is reduced। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉमन आयन आने की वजह से जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयनाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, pH ऑफ अ बफर इज इफ़ एसिड जो है उसकी कंसनट्रेशन 0.19 मोलर, साल्ट की कंसनट्रेशन है 1.9 एंड pKb जो है वो कितना है 9.26। तो pH बतानी है कितनी है, ऑप्शन है 5.74, बिटवीन 3 and 4, 4.74 एंड 3.74। ठीक है, अब सिंपल इसका एक रूल याद रख लें कि pH बफर जो है वो तो हमने हैंडरसन इक्वेशन से फाइंड करनी है। तो पहले देखें क्या हमें pKa दिया हुआ है। ठीक है, अगर तो pK दिया है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू। अगर pKa नहीं दिया, pKb दिया है, तो पहले हम pKa फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है 3.74। ठीक है, अब ये ज़रा देखिएगा कि हमने, क्योंकि pKb गिवन था तो पहले हमने pOH फाइंड किए। pOH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस। ठीक है, साल्ट जो है हमारे पास 1.9 है, और तो फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया है pOH का वो है 10.26। तो 14 में से ये वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 3.74। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय O2 इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम इफ।
तो ऑप्शन हमारे पास है टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड एंड प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंक्रीज्ड, या फिर नन। अब क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, और यील्ड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाए। तो हमने क्या करना है, यील्ड को बढ़ाना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड। अब यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं, रिएक्टेंट के ज़्यादा हैं, अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और यील्ड इंक्रीज होगी। तो इसका देखिएगा करेक्ट आंसर है टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड एंड प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड। और ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर में फेवरेबल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीजिंग इन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन के लिए प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा और यील्ड इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 15, पीके जो है एसिटिक एसिड का वो 4.7 है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.01 मोलर सोडियम एसीटेट। यानी साल्ट और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन दी है, पीके भी दिया है, पीएच फाइंड करनी है, सिंपल फार्मूला यूज़ होगा। आंसर है 3.7, 4.7, करेक्ट आंसर है 3.7। ये सिंपल क्वेश्चन था, पीएच फाइंड करने कैसे करनी है। हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है, पीके प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। साल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है, वो आता है 3.7। ठीक है, इसका सिंपल देखिएगा, अगर साल्ट एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू साल्ट तो पीएच जो है वो कम होगी, और अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू एसिड तो फिर जो है पीएच उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 16, द पीएच ऑफ 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़। इसमें हमने पीएच फाइंड करनी है सल्फ्यूरिक एसिड की, और कंसंट्रेशन हमारे पास गिवन है। इसमें ऑप्शन हमारे पास है 3, 2.7, 2.0 एंड नन। तो सिंपल फार्मूला है इसका करेक्ट आंसर है 2.7। देखिए हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वहाँ से लेंगे और जस्ट पीएच के फार्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2.7। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ S मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इट्स KSP। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में से क्वेश्चन है और हमारे पास ऑप्शन है 9s³ 4s³ 27s4 एंड 9s4। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ आइंस इन सॉल्युबिलिटी। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास एल्यूमिनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सपोज वी हैव S moles of aluminium ions and 3s moles of hydroxyl ions। क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होने के नतीजे में हमारे पास 3 मोल हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, अब KSP जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आइंस की जो कंसंट्रेशन है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एल्यूमिनियम की सॉल्युबिलिटी क्या थी S, और हाइड्रोक्सिल आयन की सॉल्युबिलिटी क्या है 3s। अब फॉर्मूला में जो क्यूब आ रहा है तो एज इट इज़ हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ओवरऑल इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 27s4। ठीक है, इसको आप दोबारा देख लें, इसे अच्छे से नोट कर लें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे,
उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। बैलेंस इक्वेशन में जितने भी मोल्स आते हैं तो सॉल्युबिलिटी में उतने साथ लिखने हैं आपने। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला लिखें और ऊपर जितनी भी उसकी सॉल्युबिलिटी थी, ठीक है, उसको ऐड कर दें फार्मूला में और सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इफ़ वाटर इज एडिड एट इक्विलिब्रियम इन हाइड्रोलिसिस ऑफ बिस्मिथ क्लोराइड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर वाटर को ऐड किया जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम की हालत में, और सोल्यूशन रिएक्शन हमारे पास किसका है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बिस्मिथ क्लोराइड, तो हमारे पास क्या हासिल होगा। ऑप्शन है क्लाउडी सोल्यूशन होगा, ये क्लियर हो जाएगा, या फिर नॉर्मल रहेगा, या नन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है solution will be cloudy. Aqueous solution of bismuth chloride is cloudy। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड बनेगा जो कि क्लाउडी अपीयरेंस होती है, जिसकी सोल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, या मिल्की कह सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन, द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ऑप्शन हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एंड नन। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, हमारे पास डाइल्यूशन लॉ भी है, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज की जाती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आप क्या करें, आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं तो जो कि वीक एसिड होगा उसकी आयनाइजेशन बढ़ती जाएगी। दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एन एक्सेस ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एक्वस बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन and the precipitate is removed by filtration. What are the main ions in the filtrate? अगर सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन को हम ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। प्रेसिपिटेट्स को रिमूव कर दें, पीछे फिल्ट्रेट में हमारे पास क्या बचेगा। तो ये क्वेश्चन है, हमारे पास ऑप्शन है सिल्वर एंड नाइट्रेट आइंस, सिल्वर बेरियम एंड नाइट्रेट आइंस, बेरियम एंड नाइट्रेट आइंस, और नन। इसमें आपने याद रखना है कि एक्वस सोल्यूशन जो हमने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन ऐड किया है वो एक्सेस में ऐड किया है। ठीक है, अब जब एक्सेस में ऐड करेंगे तो इट मीन्स हमारे पास सिल्वर आइंस भी बच जाएंगे फिल्ट्रेट में और नाइट्रेट आइंस भी बच जाएंगे। ठीक है, अब बाकी डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि एक्चुअल रिएक्शन क्या हुआ है। तो ये ज़रा देखिएगा, रिएक्शन जो है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो बनते हैं सिल्वर क्लोराइड के, और पीछे हमारे पास फिल्ट्रेट में बच जाता है बेरियम नाइट्रेट। क्योंकि हमने एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया था तो इस वजह से सिल्वर आइंस भी सोल्यूशन में होंगे, नाइट्रेट आइंस भी होंगे, और प्रेसिपिटेट्स जस्ट बने सिल्वर क्लोराइड के, तो इस वजह से बेरियम आइंस भी सोल्यूशन में मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो उस वजह से इसका करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड टू द बफर सोल्यूशन द पीएच ऑफ द बफर सोल्यूशन। अगर हम बफर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बफर की जो पीएच है वो क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, या फिर बिकम ज़ीरो। तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीजेज। हमारे पास बफर सोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली pH जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द प्रेसिपिटेशन अकर्स इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज, ऑप्शन है
लेस देन KSP, ग्रेटर देन KSP, इक्वल टू KSP एंड वेरी स्मॉल देन KSP। वो कह रहे हैं कि आयनिक कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो क्या हो एज कंपेयर टू KSP, कि हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन KSP। ठीक है, अगर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाए, देन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। ये ज़रा देखिएगा, अगर जो है आयनिक प्रोडक्ट वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से लेस हो, देन जो है सॉल्यूशन जो होता है वो नॉट सैचुरेटेड नहीं होगा और प्रेसिपिटेशन भी नहीं होगी। ठीक है, और अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है ये इक्वल टू KSP हो, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो फिर क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड होता है और इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। उसके बाद अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ग्रेटर हो, तो फिर क्या होगा, सॉल्यूशन जो है सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, अनटिल तब तक होगी जब तक आयनिक प्रोडक्ट जो हैं उनकी कंसंट्रेशन रिड्यूस होके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इन टर्म्स ऑफ KSP कैन बी रिटन एज। ठीक है, जो मोलर सॉल्युबिलिटी है किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वाटर में, इन टर्म्स ऑफ KSP, तो इसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह राइट करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास S इज इक्वल टू KSP पावर 1/2, S इज इक्वल टू KSP पावर 1/3, S इज इक्वल टू KSP बाय 4 होल पावर 1/3, या फिर नन। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है C ऑप्शन। ज़रा देखिएगा, जब हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है तो कैल्शियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, डबल हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी, 2S। ठीक है, और KSP के एक्सप्रेशन में जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 4S³। और यहाँ से हमने क्योंकि सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी थी, तो क्या होगा, 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और क्यूब जो है वो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आता है KSP डिवाइडेड बाय 4 होल पावर 1/3। तो ये जो है, अगर हमें सॉल्युबिलिटी दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू पता हो तो उससे हम फिर सॉल्युबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द solubility product of barium sulfate in water is 1.5 10⁻⁹। अब यहाँ पे solubility प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसकी हमने solubility फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड होगा जो कि हमने पहले देखा है। हमारे पास ऑप्शन है 3.87 10⁻⁵ मोल पर लीटर, 3.87 10⁻⁴, 1.224 10⁻⁵ और 12.24 10⁻⁵। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। इसका आंसर है 3.87 10⁻⁵। अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि बेरियम और सल्फेट आयंस दोनों इक्वल प्रोड्यूस होंगे और दोनों की सॉल्युबिलिटी है X। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे X जो है सॉल्युबिलिटी वो कितनी आएगी, वो आएगी 3.87 10⁻⁵। ठीक है, यानी कि बेरियम सल्फेट जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, वो है 3.87 10⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर आप कह सकते हैं मोल पर लीटर।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द pH ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 4. व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड? pH गिवन है, pH 4 है मोनोबेसिक एसिड का, और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। इसका करेक्ट आंसर है, इसके ऑप्शन देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁸, 1 मल्टीप्लाई 10⁻², 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन। इसमें ज़रा देखें कि pH जो है हमें गिवन है दैट इज़ 4, तो यहाँ से हम H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं दैट इज़ 10⁻⁴। ठीक है, अब ये मोनोबेसिक एसिड है, तो एसिड जब आयनाइज होगा तो H पॉजिटिव आयंस देगा, तो Ka का एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, Ka का हम जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एसिड के जो आयंस हैं उनके प्रोडक्ट को हम एसिड की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि H पॉजिटिव और A नेगेटिव यानी केटाइन और एनाइन जो हैं, ठीक है, वो इक्वल हैं, तो हमारे पास जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं A नेगेटिव को H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब H पॉजिटिव की तो कंसंट्रेशन हमने यहाँ देख ली थी कितनी है, 10⁻⁴। इसको जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो क्या है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁸